में अधिकांश प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त किताबें दी जा रही हैं, भोजन दिया जा रहा है, यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, पर बुनियादी शिक्षा नहीं दी जा रही है। कक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी, यहाँ तक कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को सही तरीके से अपना नाम तक लिखना नहीं आता, लेकिन उससे हर साल पास कर दिया जाता है, हर साल एक कक्षा आगे कर दिया जाता है। यही इसे साक्षरता अभियान कहा जा रहा है। यदि इसे साक्षरता अभियान कहा जा रहा है तो बेहतर है कि हर साल प्राथमिक शिक्षा के नाम पर बर्बाद किए जाने वाले करोड़ों रुपयों को सरकारी खजाने में ही रख लिया जाए। कहा गया है कि शिक्षक देश का भविष्य गढ़ते हैं, लेकिन वर्तमान दौर में जिन शिक्षकों के भरोसे बच्चों को छोड़ दिया गया है, उनमें से अधिकांश लोग शिक्षक कहलाने के योग्य भी नहीं हैं। यहाँ पर दोष उन बच्चों का नहीं है, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की है, क्योंकि कुछ समर्पित शिक्षकों को छोड़ दें तो ज़्यादातर कथित शिक्षकों को विषय का ज्ञान तो दूर की कौड़ी मात्र भी नहीं है, सामान्य ज्ञान के से भी वो कोसों दूर हैं। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे में बच्चों को ज्ञान कहाँ से मिलेगा, कैसे वो अपना कल बेहतर बना पाएंगे। यह ऐसा ज्वलंत मसला है जिस पर गंभीरता से विचार करना होगा। देश और प्रदेश की शिक्षा की इस बदहाली को लेकर ही चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं महान शिक्षाविद, छत्तीसगढ़ के महान शिक्षाविद में से एक श्री शैलेश पांडे जी, और छत्तीसगढ़ के शिक्षाविद के हस्ताक्षर श्री जवाहर सुरसेठी जी, और पत्रकारिता जगत के हस्ताक्षर श्री राजेश लाहौटी जी। आप तीनों मेहमानों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सवाल उठता है, पहला सवाल मैं करना चाहूंगा श्री शैलेश पांडे जी से। शैलेश पांडे जी, सवाल उठता है कि आज़ादी के लगभग 75 साल पूरे हो चुके हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अमृतकाल महोत्सव मनाया जा रहा है। अंग्रेजों ने शिक्षा की जो पद्धति और नींव स्थापित किया था, जिस हिसाब से उन्होंने बुनियादी ढांचे को खड़ा करने की कोशिश की थी, पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से शिक्षा के जिस ढांचे को गढ़ने का प्रयास किया था, कहीं ना कहीं वो बेहतर था जो आज़ादी के बाद आज शिक्षा का स्थिति है। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का स्तर तो बहुत ही बदतर है, यह सब हम जानते हैं। सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ना तो दूर की बात है, गरीब से गरीब बच्चा भी चाहेगा या उसके माता पिता चाहेंगे कि जरा सा भी पैसा हो तो वो किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएं। क्या कहना चाहेंगे शैलेश पांडे जी इस बदहाल स्थिति पर? यह राजनीतिक विषय नहीं है शैलेश पांडे जी, इसमें हम कहीं से किसी भी राजनीति को नहीं जोड़ते हैं। वास्तव में होना क्या चाहिए था, क्यों नहीं हो पाया और क्या करना चाहिए, सवाल है आपसे। देखिए जय भाई, इसमें एक बात बताना चाह रहा था कि सबसे पहली चीज है जो हमारे सामने चुनौतियां क्या थी। हमारी चुनौतियां, अगर आज 78 साल हो गए हैं आजादी के, तो हमारी चुनौतियां मतलब एक तो शिक्षा की पहुंच, मतलब वो कहां तक रीच कर सकती है। पढ़ना तो सब कुछ आता है। जब देश आजाद हुआ था तब हमारे देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी। आज हमारे देश की जनसंख्या 140-150 करोड़ हो चुकी है। बिल्कुल। तो सवाल इस बात का है कि दौर भी बदल रहा है, समय भी आगे बढ़ रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, और चुनौतियां क्या थी। अगर हम चुनौतियों की बात करें तो कि हम शिक्षा को कहां तक पहुंचा सकते थे, कहां तक पहुंचा सकते थे, ये हमारे सामने लक्ष्य था। और दूसरा शिक्षा की गुणवत्ता, दोनों बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा के बदहाल होने का आपने जो एक विषय लिया है, यह विषय बदहाल किन मायने में, किस मायने में बदहाल? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बदहाल? क्या शिक्षक नहीं है बदहाल? क्या स्कूल ही नहीं है? जी शैलेश पांडे जी, बदहाल सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदहाल है, शिक्षक भी बदहाल है, शिक्षा भी बदहाल है और गुणवत्ता भी बदहाल है। मैं उस पर आ रहा हूं बात पे। जी आदरणीय जय भाई, देखिए समय बदलता गया और हमने गुणवत्ता को ध्यान नहीं रखा। सवाल इस बात का है कि सरकार से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास नहीं है देश में, बिल्कुल नहीं है। लेकिन सरकार की शिक्षा में गुणवत्ता कितनी है ये अलग बात है। क्योंकि इसी के कारण प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज भी आगे आए हैं, खुले हैं वो, क्योंकि सरकार उनकी भरपाई नहीं कर पा रही थी। आज भी अगर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो की बात करते हैं हायर एजुकेशन में, तो हमारा हायर एजुकेशन में छत्तीसगढ़ का कितना है? 18%, 20%, 22%।
मेरे ख्याल से जी आज भी हमारा GER इतना ही है, यानी कि 100 बच्चों में 20 बच्चा या 22 बच्चा, जी राइट। तो हम एक तो शिक्षा दे ही नहीं पा रहे हैं, जी सब बच्चों को शिक्षा शिक्षित ही नहीं कर पा रहे हैं, जी और उसके बाद शिक्षित जो हो जाए उस पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मतलब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जी शिक्षा की हमारे को बेहतर देखिए, आज के दौर में कंपटीशन का दौर है। जी आज हमें स्कूल एक बड़ी मजबूत नींव है, कॉलेज है, हमें इस मजबूत नींव पर काम करते हुए आगे बढ़ना है कि हमारे जो शिक्षक हैं जी उन शिक्षकों को बेहतर तैयार होना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बेहतर करना पड़ेगा। हमें आज के दौर में स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल या जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार है, तो उसके हिसाब से हमें और बेहतर काम करना पड़ेगा, जी और तब जाके हम एक बेहतर वातावरण शिक्षा को लेकर अपने प्रदेश में ही नहीं, अपने पूरे देश में बना पाएंगे। क्योंकि इस पर देखने की बात यह है कि माइग्रेशन कितना है हमारे देश से। जी माइग्रेशन भी एक बड़ा बड़ा फैक्टर है। जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिनके पास साधन संसाधन है, वो बाहर निकल जाते हैं पढ़ने के लिए। जी तो वो बाहर ना जाएं, हमें उसके लिए क्या करना पड़े, हमें क्या करना चाहिए, और हमारी शिक्षा नीति में, हमारी शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर में, टीचर्स की ट्रेनिंग में, सिलेबस को पढ़ाने के तौर तरीके, मोड ऑफ टीचिंग, मतलब अब हर चीज बदलते हुए दौर पे है और बदल रही है। और सरकार यानी कि सबसे बड़ी जिम्मेदार संस्था होती है, क्या वो तैयार है? जी क्या हमारा देश तैयार है? क्या जी हमारा तंत्र तैयार है? जी मतलब हमें बहुत कुछ करने की अभी जरूरत है। जी देखिए, पांडे जी की ही सवाल को आगे बढ़ाते हुए जवाहर सर, आपसे इसमें एक सवाल बनता है, चूंकि आप स्कूल शिक्षा से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, प्राथमिक, प्राइमरी और मिडिल क्लास के दोनों ही शिक्षा से आप बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, और आप इसका कहीं ना कहीं संचालन में भी हिस्सेदारी निभा चुके हैं, और आप शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े, खासकर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में आप एक बड़े हस्ताक्षर हैं। जवाहर सर, आपसे सवाल है, आज़ादी के समय देश की जनता 34 करोड़ थी, आज देश की जनता 140 करोड़ से ज़्यादा है। आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था, अब सरकार की तरफ चलते हैं, पैसों के संसाधन की तरफ चलते हैं, आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था समय पायदान से भी आगे थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे स्थान की तरफ अग्रसर है। तो कहीं ना कहीं आबादी तो बढ़ी, साथ में हमारा संसाधन भी बढ़ा, साथ में वित्तीय व्यवस्था भी बढ़ी, लेकिन जो कि सबसे बुनियादी जरूरत है, अगर आज देश में शिक्षा के ऊपर इतना ध्यान दिया गया होता जितना अन्य मामलों में ध्यान दिया गया है, तो देश कहीं ना कहीं विकसित की तरफ सबसे पहले कदम पे खड़ा होता, और शायद देश विकसित हो चुका होता, जो हम 2047 का सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जवाहर सर, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ पीछे रह गए हम, कहाँ छूट हो गई? जैसे शैलेश भाई ने कहा है, जी हमने अब तक ध्यान दिया विस्तार पे, जी कि किस तरह से शिक्षा का विस्तार किया जाए। जी क्योंकि वो मूल जरूरत थी कि सब तक शिक्षा पहुंचाई जाए, जी इसलिए हमने गुणवत्ता को कहीं पीछे छोड़ दिया। जी ये कोई बहाना नहीं है, लेकिन चूंकि विस्तार में इतना व्यय होता है जी और इतनी मेहनत लगती है कि उसी पे लग गया पूरा समय। जी और आज की तारीख में भारत के लिए क्रेडिट भी है कि जो आपने क्या कहा, लिटरेसी रेट, जी वो करीब करीब 90% के ऊपर पहुंच गया है। इसका जी मतलब काफी बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं। जी लेकिन गुणवत्ता की जहां तक बात आती है, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है पिछले जी 15 सालों में, जी वो ये था कि शिक्षा का अधिकार कानून जो 2009 में पास हुआ था, जी उसमें अनिवार्य पास करने की जो व्यवस्था की गई थी 8वीं तक, जी उसने बच्चों के अंदर से जो डर हटा दिया कि जी मैं पढ़ूं ना पढ़ूं मैं पास हो जाऊंगा, तो 9वीं में उसका असर दिखने लगा। जी 9वीं से 12वीं, जी ये एक बहुत बड़ा असर है। आज की तारीख में भले ही कुछ शासनों ने मिलकर ये कहा है कि 5वीं 8वीं में नई शिक्षा व्यवस्था के हिसाब से बोर्ड परीक्षा ली जाए, ये एक अच्छी व्यवस्था है, जी लेकिन अब तक जो 15 साल में जो नुकसान हो चुका है, उसकी भरपाई आपको अगले 4-5 साल में दिखेगा। जी एक जी हाँ सीबीएसई की बात करते हैं,
प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में वह कदम है, यह वह स्थान है या वह जगह है जहां से कोई भी बच्चा का संपूर्ण विकास होता है। अगर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अच्छे से नहीं हुई तो वह विकास कहीं ना कहीं शिक्षा के रूप में देखा जाए तो बहुत पीछे रह जाता है बच्चा बौद्धिक स्तर पर। यह एक ऐसा समय होता है जब बौद्धिक स्तर के विकास के लिए यह शिक्षा बहुत जरूरी है। सीबीएसई की बात करते हैं। सीबीएसई 78 सालों में अपने आप को डेवलप करते करते कितना पीछे रह गई कि आज भी कहीं ना कहीं अपने शिक्षकों को, सरकारी स्कूल के खासकर शिक्षकों को ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं कर पाई। कैसे शिक्षा देना है, गुणवत्ता कैसे सुधारना है, प्राइमरी हिसाब से अगर देखा जाए, प्राइमरी लेवल पे अगर देखा जाए तो शिक्षा का कितना महत्व है। क्यों नहीं सीबीएसई ने पहले कदम उठाए, क्यों नहीं कर पाए जवाहर सर? देखिए, दो व्यवस्था चलती है। क्योंकि शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है जी तो राज्य की भी उतनी भागीदारी रहती है जितना केंद्र का रहता है। जी हाँ, आप क्योंकि सीबीएसई की बात की तो अभी भी आप जो 15,000 16,000 स्कूल हैं जी सीबीएसई के, जी वो कहीं बेहतर कर रहे हैं। जैसे नवोदय केंद्रीय विद्यालय जो है जी वो राज्य शासन के किसी भी राज्य शासन के स्कूल से बेहतर करते हैं। जी तो सीबीएसई ने प्रशिक्षण की ओर काम अच्छा किया है। जी राज्य शासन कितना कर पाता है या कितना नहीं कर पाता है, ये मैं समझता हूँ कि वहां हम पिछड़ गए हैं। हाँ, और चूंकि 70% जो स्कूल हैं वो राज्य शासन चलाते हैं, जी 30% स्कूल जो है वो केंद्र शासन चलाता है, जी। तो उसमें हम कहीं पिछड़ गए हैं। वो 70% में। पांडे जी, आपसे सवाल है कि अब जैसा कि जवाहर सुरसेठी जी ने कहा 70% स्कूल व्यवस्था या स्कूल शिक्षा राज्य शासन के हाथ में रहता है। बहुत बड़ा सवाल है, राजनीतिक सवाल बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। 2001 के बाद से 2024 में आज हम खड़े हैं। लगभग 24 सालों में हम छोड़ दें कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, कांग्रेस ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, आगे की बात करते हैं। आने वाले समय पे कहाँ कमी आपको नजर आती है कि स्कूल शिक्षा, खासकर स्कूल शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए, सरकारी स्कूलों को कैसे बेहतर बनाया जाए? क्या सुझाव हो सकते हैं ऐसे जिस पे सरकार अमल करने के लिए मजबूर हो? शैलेश पांडे जी। सबसे बड़ी चीज है सोच। जी देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ जवाहर भाई। आप मुझे भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। सरकारी स्कूलों का क्या हाल था, सरकारी स्कूल क्या कर पा रहे थे, सरकार क्या कर पा रही थी? सरकार के पास हिम्मत ही नहीं थी गुणवत्ता शिक्षा, सरकार के पास हौसला ही नहीं था, डरती थी सरकार। आज के दौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि सालों से लगे हुए थे। मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की। सरकार कांग्रेस की भी आई, भाजपा की भी आई, फिर कांग्रेस की आई, फिर भाजपा की आई। अरे भाई, आज सबसे बड़ी चीज है, आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ने, चलो ये विषय प्राइवेट का बोलने का नहीं है, प्राइवेट में पढ़ने जाएंगे, स्वाभाविक फीस ज्यादा लगेगी कि नहीं लगेगी जी। इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो आज हर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है। बिल्कुल। किसकी माँ अपने बच्चे, कौन सी माँ अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाना चाहती? बिल्कुल, मतलब अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहती। ठीक है जी। तो अब इतने, आज 2001 से लेके 2000 कितना 19 18 साल हमने सोचा कि सरकारी स्कूलों का स्वरूप बदलना चाहिए। आप देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद स्कूलों का खुलना एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ही था। हमें थोड़े से चेंजेस की जरूरत है। जैसे आपने बोला ना, शिक्षा एक कंकरेंट, हाँ, शिक्षा संविधान के कंकरेंट में है। जो राइट है वो केंद्र का भी है और जो राइट है वो स्टेट का भी है, वो मैं जानता हूं। और दूसरी बात ये है कि ज्यादातर एजुकेशन के ऊपर जो लोड है वो राज्य सरकार के ऊपर ही रहता है, ये भी मैं जानता हूँ। क्योंकि कितने सेंट्रल स्कूल हैं, कितने नवोदय स्कूल हैं प्रदेश में, ये कोई सब कोई जानता है। ठीक है, बात वो नहीं है सर। बात ये है कि हम सरकार के दृष्टिकोण से सोचें। प्राइवेट स्कूल तो अपना इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता ही है या इंग्लिश मीडियम के नाम पर एडमिशन लेता ही है, वो कुछ ना कुछ तो, लेकिन सरकार तो नहीं करती ना। तो सरकार के पास तो ज्यादा बड़ा मास है हमारे पास ना, तो सरकार को तो चाहिए कि वह पायलट प्रोजेक्ट चलाए। ऐसे जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गए, ऐसे। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हम जब तक साहस नहीं करेंगे गुणवत्ता को लेकर, जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे, जब तक हम उसके सामना नहीं करेंगे और थोड़ा सा मॉनिटरिंग को टाइट नहीं करेंगे आज एजुकेशन सेक्टर में, तो फिर हम सफल कैसे होंगे? हमारा तो लगातार पतन होता जाएगा, हमारी शिक्षा का, हमारी शिक्षा के स्तर का, हमारी गुणवत्ता का। हमारे टीचर्स पूरे समय इन्वॉल्व किए जाएंगे सब जगह,
हम कोई वातावरण ही नहीं बनाएंगे बच्चों के लिए कि वो बेटर एजुकेशन को प्राप्त करें, वो कोई अच्छे स्कूलों में पढ़ना चाहे, सरकार की हम ब्रांडिंग ही नहीं करेंगे। सरकार का काम यही थोड़ी ना है केवल, और हमने अपने सरकार का है ना वो बना के रख लिया है ऐसा कि हमें फ्री में चावल देना है, दाल देना है, तो ये देना है, तो वो देना है, तो वो देना है, ये देना है, ये देना है, ऐसे ये करके। अरे ऐसे नहीं, सरकार मतलब लीडर है वो, जी सरकार का सब कुछ सारा दायित्व है, सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है और सरकार से को रिलेटेड ही करना भी अगला चाहिए। सवाल, सरकार से रिलेटेड ही अगला सवाल लेते हैं पांडे जी हमारे राजेश लाहौटी जी से, जो कि ग्रुप संपादक हैं एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 के। पत्रकारिता के हिसाब से आपको समझ ज़्यादा है राजेश जी, आपसे भी एक सवाल है कि अब जो कमी रह गई वो तो रह गई, जो बीत गया समय वो आ नहीं सकता, आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं। विष्णुदेव की सरकार है, आगे क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे बुनियादी कदम उठाने चाहिए जिससे कि आने वाले 5 सालों में शिक्षा का स्तर, गुणवत्ता और पूरा का पूरा माहौल बदल के रह जाए, और जो सरकार के लिए सबसे बड़ा सिग्नेचर के रूप में लिया जाए कि हाँ, इस सरकार ने इस राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा के स्तर को, गुणवत्ता को और माहौल को पूर्णतः बदल के रख दिया है? क्या लगता है राजेश जी, क्या करना चाहिए सरकार को? मुझे लगता है कि जो अपन सरकार की बात कर रहे हैं, खासकर स्टेट गवर्नमेंट की, तो योजना जो जारी हुई है पूरी तरह से सेंट्रल की है। सेंट्रल के जो योजना है अपनी, उसी को पूरा स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी है उसको फॉलो करेगी। अगर स्टेट के नज़रिए से अगर हम देखें तो मैं सबसे पहले इसको एक बच्चे के नज़रिए से देखना चाहूँगा, एक पेरेंट्स के नज़रिए से देखना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति एक सुखद एहसास के रूप में है, खासकर मेरे लिए, एक बच्चे के लिए। वो उस बच्चे के लिए है कि जो तीसरी से क्लास से पास होकर चौथी क्लास में जाता है और अपनी नई किताबों का इंतजार करता है, तो वो ठीक उसी तरह से है। अब अगर इसको स्टेट गवर्नमेंट के नज़रिए से लूँ तो वहाँ ठीक उसी तरह से है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, खासकर अभी पांडे जी ने बताया है, जवाहर जी ने बताया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारना बेहद जरूरी है। देखिए, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स हैं यहाँ पे नई शिक्षा नीति के, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा नीति जब जारी होगी तो एक बेहतर माहौल बच्चों को देना बेहद जरूरी है। हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, नई शिक्षा नीति में अब 2 बार बोर्ड एग्जाम होगी। क्या ये संभव है बोर्ड एग्जाम होना? क्योंकि आज हम जो हालात देखते हैं कि एक बोर्ड एग्जाम होती, उसमें बच्चों को ढंग से अंक नहीं दिया जा सकते हैं। टीचर्स के पास उनकी कापियां जांचने के लिए समय नहीं होता है बच्चों के, वो कुछ भी जांच के कुछ भी अंक दे रहे हैं। तो क्या 2 बोर्ड एग्जाम का लोड उठा पाना संभव होगा? दूसरी बड़ी बात, रट्टा मार पढ़ाई का अंत होगा और बच्चों की दक्षताएं देखी जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है नई शिक्षा नीति में, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए काम करना बेहद जरूरी है। जैसा कि अभी पांडे जी ने बताया, पहले ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होना चाहिए था। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट रूप में शुरू होता तो इसके दूरगामी असर हम देखने को हमें मिलते और इसको संपूर्ण देश में आसानी से लागू किया जा सकता था। तो सबसे बड़ी बात, स्टेट गवर्नमेंट्स किसी की भी हो, कोई भी हो, उन्हें सबसे बड़ा सवाल केंद्र के सामने भी रखना चाहिए और खुद के लिए भी इसको एक चुनौती के रूप में सामने रखना चाहिए, तभी ये सही होगा। जी, बहुत सही और वैलिड पॉइंट आपने कहा है राजेश जी कि इसको पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेना चाहिए। जो 2 बोर्ड का नियम अभी आया है कि 2 बोर्ड हम स्टार्ट करेंगे, चालू करेंगे, और साथ में एक पेरेंट्स के नज़रिए से भी आपने अपने जो विचार रखे हो बहुत ही अच्छे विचार रखे कि सरकार को पहले एक बार पेरेंट्स के नज़र। एक और सवाल लेते हैं आखिरी जवाहर सुरसेट्टी जी से कि स्मार्ट क्लासेस और स्मार्ट शिक्षा का एक बहुत बड़ा दौर चला, बहुत हाइप बनाया गया, बहुत नए नए तरीके से उसको प्रचार किया गया, सरकारों ने भी उसको हाथों हाथ लिया कि स्मार्ट शिक्षा दिया जाएगा। कहाँ तक, किस हद तक सफल रहा जवाहर सुरसेट्टी जी स्मार्ट एजुकेशन? पढ़ाई 3 तरीके से होती है जी, यानी सुन के, देख के, इस तरह से होती है, या करके यानी लेकिन स्मार्ट शिक्षा अच्छी चीज है कि हम देख के सीख रहे हैं, लेकिन आप जब आंकड़े देखेंगे तो स्मार्ट क्लासेस का उपयोग सिर्फ 17% हो रहा था जहां पे लगे थे। इसका मतलब हमने मार्केटिंग करने के लिए तो स्मार्ट क्लास कह दिया, लेकिन उपयोग के तौर पे अगर नहीं किया जाए तो उस अधोसंरचना के वेस्टेज है वो। तो मुझे नहीं लगता उसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ, शिक्षा का अगर उद्देश्य है कि हम लोगों को दुनिया के लिए तैयार करें, तो आज की तारीख में शिक्षा का वो हालत नहीं है कि दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारी किताबें भी इसकी झलक नहीं देती हैं। जी,
तो कहीं ना कहीं स्मार्ट क्लासेस भी एक शायद भ्रष्टाचार का माध्यम बन के रह गया। आप तीनों मेहमान का एशियन न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम मुद्दा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर किसी न किसी प्रोग्राम में हम वापस जुड़ेंगे और आपके राय लेंगे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, असल मायने में यही यथार्थ है। यह भी कहा जाता है कि बच्चे उस कच्ची मिट्टी के समान हैं जिन्हें कुम्हार अपने मन के माफिक आकार दे सकता है। वास्तव में यह हकीकत है कि एक शिक्षक चाहे तो बच्चों की जिंदगी संवार सकता है और वही बच्चे देश की तस्वीर संवार सकते हैं। पर वर्तमान दौर की व्यवस्था लेकर निराशा होती है, इसलिए बेहद जरूरी है कि देश की कमजोर होती नींव को बचाने के लिए अभियान के तहत विचारों को प्रचारित किया जाए, हकीकत को शासन प्रशासन के सामने बार बार लाया जाए, जिसमें एशियन न्यूज़ सकारात्मकता के साथ तटस्थ नजर आएगा। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए हमारी एशियन न्यूज़ की पूरे देश और राज्य की सरकारों से गुहार है, अपील है कि आप ग्राउंड पे उतरिए, ग्राउंड जीरो पे जाइए, वास्तव में व्यवस्था देखिए। शिक्षक शराब पी के क्यों आ रहे हैं, बच्चों को कैसे बिना पढ़े पास कर दिया जा रहा है, आखिर बच्चे को कैसे पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस का सही ढंग से सही मायने में पालन हो भी रहा है या नहीं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में क्या सुविधाएं प्राथमिक स्कूलों में या माध्यमिक स्कूलों में होनी चाहिए और क्या है, कहाँ छत से पानी टपक रहा है, कहाँ पे कुर्सियां बेंच मेज सब टूटे पड़े हैं, कहाँ बस्ते फटे पड़े हैं, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है, कहाँ लड़कियों को वॉशरूम जाने की व्यवस्था नहीं है, किस तरह की परेशानियों से पूरा राज्य जूझ रहा है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है और यह तब तक इसका समाधान नहीं होगा जब तक राज्य सरकार के नोडल ऑफिसर या राज्य सरकार इस पर एक मुहिम की तरह ख्याल नहीं देगी। और जैसे पैसे बांटने के लिए या मुफ्त राशन देने के लिए, वोट बटोरने के लिए सरकार या राजनीति काम करता है, उसी तरीके से क्या शिक्षा के लिए राजनीति या राज्य सरकारें काम कर पाएंगी? यह एक बहुत बड़ा सवाल है राज्य सरकार और देश सरकार के सामने कि अगर उतना मेहनत शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए, बच्चों की नींव को मजबूत करने के लिए उसी तरह से किया जाए, घर के कोने कोने में एक एक गांव के घर घर में जाया जाए कि बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े, कितना पढ़े, किस हिसाब से पढ़े, तो शायद देश की बुनियादी शिक्षा का स्तर मजबूत हो सकता है, गुणवत्ता मजबूत हो सकती है और हम भी विश्व के उस पटल पर खड़े हो सकते हैं। जी हाँ, इसी के साथ मुद्दा का यह प्रोग्राम आज यहीं समाप्त होता है। फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें मुद्दा में हमारे नए मेहमानों के साथ हम एक नए टॉपिक पे अपने विचार रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। परमात्मा और प्रकृति की असीम अनुकंपा की भूमि उत्तर प्रदेश देश में है विशेष। असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के विकास को डबल इंजन सरकार ने दी है नई रफ्तार। सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1। गरीबों को मुफ्त राशन। जो ग्राम हरका रामपुर जनपद कुशीनगर में